गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं किशोरावस्था की ओर जो पढ़ा रहा था उससे अगला भाग आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें जनन अंगों की परिपक्वता के बारे में है। ठीक है, जनन अंगों की परिपक्वता। इसमें क्या है कि यौवन आरंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब मानसिक, बौद्धिक व संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है और इस दौरान सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है और सीखने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करता है तथा इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करने लगते हैं। ठीक है, जबकि इसमें असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट जाएंगे, गौण लैंगिक लैंगिक लक्षण। ठीक है, ये क्या है? युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। और ये लक्षण चूंकि लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो गौण लैंगिक लक्षण क्या है? लड़कों और लड़कियों में परिवर्तन होता है। लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ठीक है, तो ये परिवर्तन होता है। ठीक, इसी को कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। अब अगला पॉइंट है, इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण होता है हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स। और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, ये हार्मोन है क्या? तो यह एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो पौरुष हार्मोन क्या क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारक हैं। ठीक है, इसी प्रकार लड़कियों में भी यौनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन का स्रावन आरंभ हो जाता है। तो स्त्री हार्मोन क्या है? स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, और इसी के कारण स्तन विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीले रंग का बॉक्स में देखिए, सर्वप्रथम हार्मोन का पता किसने लगाया था? बेलिस एवं स्टॉर्लिंग ने 1902 में लगाया और इसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो इन हार्मोनों के उत्पादन को नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन निकलता है वही इसको नियंत्रित करता है। ठीक, अब जनन में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है? जनन में हार्मोन्स की क्या भूमिका है? पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, और उनमें से एक हार्मोन
वृषण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। जैसा कि हमने बताया, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्दीपित करता है। ठीक है, ये उत्दीपित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। और इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। रुधिर मतलब रक्त। ठीक है, तो रक्त के प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जिससे ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है तथा यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करते हैं। समझ में आ गया? तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण ही शरीर में बदलाव आता है। और ये पूरे शरीर में किसके द्वारा फैलता है? रुधिर यानी कि रक्त प्रवाह के कारण फैलता है। ठीक है, अब मानव में जनन काल की अवधि क्या है? मानव में जनन काल की अवधि, तो यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है और यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ में अंडाशयों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा लगभग 28-30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर गर्भ धारण कर सके। ठीक है, अब हम लोग ऋतुस्राव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि माहवारी कहते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है। रुधिर वाहिका मतलब समझ रहे हैं ना? रुधिर मतलब रक्त और वाहिका मतलब नली की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ही ऋतुस्राव या माहवारी कहते हैं। ठीक है, तो ऋतुस्राव या माहवारी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। क्या होता है? अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ही ऋतुस्राव या माहवारी कहते हैं और यह लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग रजो दर्शन में जाएंगे। रजो दर्शन क्या है? इसमें ऋतुस्राव रुक जाता है 45 वर्ष की आयु में। ठीक है, 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है। इसी को कहते हैं रजो दर्शन। और ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा उसे नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, तो स्त्रियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। और इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। ठीक है, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है। ठीक है, तथा गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है। समझ में आ रहा है? यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये वाला बॉक्स में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हरे रंग का बॉक्स में, लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है,
और ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पैड कपड़े कम से कम दिन में 2 बार बदलना चाहिए एवं प्रयोग किए गए पैड को अच्छी तरह से निपटान करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग पैड या कपड़े का सुरक्षित निपटान के बारे में भी देख लेते हैं कि इसका निपटान कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2013 में यूनिसेफ द्वारा किए गए अध्ययन पाया गया कि झारखंड राज्य में 28% किशोरियां सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं, जिनमें 62% किशोरियां इसे जमीन में गाड़ देती हैं, जबकि 26% इसे खेतों, तालाबों एवं खुली जगहों में फेंक देती हैं। इस तरह से इन्हें फेंकना बीमारियां फैलाती हैं एवं वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्या क्या कदम उठाए गए हैं? विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, उपयोग किए गए सैनिटरी पैड का उचित निपटान के लिए भस्मीकरण यंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिनरेटर्स, की व्यवस्था भी की जा रही है। ठीक है, किसकी व्यवस्था? भस्मीकरण यंत्र या इंसिनरेटर। तो ये साधारण इंसिनरेटर में बालिका शौचालय से लगी व्यवस्था होती है और शौचालय के अंदर की दीवार से खुला स्थान बनाया जाता है, जिसकी बाहरी ओर से दीवारें खड़ी कर घेर दी जाती है और खुले स्थान के बाहरी ओर में जाली लगी होती है। अंदर के खुले स्थान से सैनिटरी पैड डाली जाती है जो जाली में जमा होती है और जाली के नीचे के खुले भाग से आग लगाने की व्यवस्था होती है और समय समय पर उपयोग के बाद इन्हें आग लगाकर भस्म किया जाता है। ठीक है। अब अगला, नीले रंग का जो बॉक्स है उसमें भ्रांतियां लिखी हुई है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषेध है। ये भ्रांतियां हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब संतति का लिंग निर्धारण, लड़की या लड़का। ठीक है, संतति का लिंग निर्धारण, लड़की या लड़का। तो निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कोशिका के बारे में आप लोग पढ़े हैं 7वीं क्लास में, क्या होता है? सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े। इनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। एवं 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। यह 1 जोड़ी गुणसूत्र या तो X एवं X या X एवं Y होते हैं। समझ में आया? कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। तो 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकृति में देखिए, आकृति में पिता माता, पुत्री पुत्र, पुत्री पुत्र। तो पिता में कौन सा गुणसूत्र है? XY और माता में XX। ठीक है, माता में XX। तो पुत्री कब होता है? जब पिता का X और माता का X होता है, तब पुत्री होता है। ठीक है, फिर पुत्र कब होता है? जब पिता का Y और माता का X। फिर और पुत्री कब होता है? जब पिता का X और माता का X। ठीक है, फिर पुत्र कब होता है? जब पिता का Y और माता का X। आई बात समझ में? तो इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो स्त्रियों में अंडाणु समान गुणसूत्र वाले होते हैं,
जबकि पुरुष शुक्राणुओं के लिंग गुणसूत्र X तथा Y होता है। ठीक है। तो जनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन जिसको निषेचन के फलस्वरूप एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है। ठीक है, XX या XY। जब XX मिल जाता है तो मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। जब XY मिल जाता है तो नर शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जन्म के पहले शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग द्वारा होता है। ठीक है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है या पूर्णतः निराधार है। ठीक। तो आज का हम लोग इतना ही। अब अगले दिन शेष भाग को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। थैंक यू।